जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 17। ये लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का। इस चैप्टर का नाम है वृत्ति के रूप में शिक्षण, मतलब टीचिंग एज ए प्रोफेशन। जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, कैसे टीचर मतलब वो लोग कैसे टीचिंग करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ये कोई खास इम्पोर्टेंस है नहीं चैप्टर का, इसमें बस थोड़ा सा इसका व्यवसायीकरण हो गया शिक्षक का, तो वही चीजों को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, चाहे इस चैप्टर से आए चाहे इम्पोर्टेंट चैप्टर से आए, दोनों के तो बराबर मार्क्स मिलेंगे। सो किसी भी चीज को कमजोर समझ के नहीं चलना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो उसका भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। दोनों के क्वेश्चन की वैल्यू तो सेम है। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा एनर्जी लेवल बना रहे, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बना सकें। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में सारा पीडीएफ विद यूट्यूब लिंक के साथ मिल जाएगा। मीन्स पीडीएफ और यूट्यूब लिंक दोनों एक ही साथ दिया हुआ है। अगर आपको देखकर पढ़ना है पीडीएफ से, तो पीडीएफ से देखकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको उस पीडीएफ का वीडियो देखना है तो उसी के साथ उसका लिंक भी है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे यूट्यूब पे पहुँचेंगे और यूट्यूब पे देखेंगे उसके अंदर क्या है टॉपिक, वो टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर देखिए, चैप्टर 17 है। ये 16 बाई मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, ये पेपर 1 है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। चैप्टर 17 है, वृत्ति के रूप में शिक्षण। वृत्ति के रूप में शिक्षण में टीचिंग एज ए प्रोफेशन। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस पीडीएफ के लास्ट में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं, बीएड फंडामेंटल गुरुजी। ठीक है, तो आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय किसे कहते हैं? ठीक है, व्यवसाय किसे कहते हैं? तो जो उपभोक्ताओं के लिए कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करे। ठीक है, जो उपभोक्ताओं के लिए कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से निर्मित किया जाता है। ठीक है, जैसे पहले के लोग पढ़ाते थे, जो टीचिंग करते थे वो ऐसे समाज की दृष्टि से पढ़ाते थे, ऐसे समाज सेवा के नाम पे पढ़ाते थे। ठीक है, उनको गुरु दक्षिणा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में व्यवसाय हो गया है। जैसे व्यवसाय का मतलब कोई पार्टिकुलर उसका लक्ष्य होता है कि भाई इसको हम पढ़ाएंगे तो इससे हमें पैसा लेना है। जो पैसा नहीं देता उसको टीचर आज तुरंत कहता है भाई कल से तुम मत आना, बोले ना तुम्हारा फी ड्यू है। ठीक है, तो इसलिए ये आज के डेट में इसका नाम हो गया व्यवसाय। पहले समाज सेवा था। बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, उनको फीस से नहीं मतलब है। उनके बाद पढ़ने के बाद लास्ट में उनके गार्जियन जिसको जितना समर्थ है उतना दक्षिणा के नाम पे, गुरु दक्षिणा के नाम से ऐसे दे देता था। ठीक है, तो वो व्यवसाय नहीं था, वो समाज सेवा था। ठीक है, आज के डेट में है जो एकदम फुल्ली रूप से इसको उपभोक्ता के लिए, मतलब छात्रों के लिए, टीचर उत्पाद या सेवा, मतलब उत्पाद तो यहाँ देना नहीं है, सेवा दे रहा है। ठीक है, तो सर्विस दे रहा है, पढ़ाने का सर्विस दे रहा है। ठीक है, और लक्ष्य से मतलब सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से, मतलब उसका लक्ष्य तो है कि सेवा दे रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ फीस चाहिए। नहीं फीस लेगा तो वो उसको स्टूडेंट को बाहर भगा देगा कि नहीं जाओ भाई कल से तुम मत आना, तुम्हारा फीस ड्यू है, या तो फीस लेकर आना, स्कूल हो या कोचिंग हो या कहीं भी हो। तो आज के डेट में ये चीज़ एक व्यवसाय हो गया है, मतलब एक अर्निंग का मेथड हो गया है, इससे लोग अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये है व्यवसाय। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोफेशन या वृत्ति किसे कहते हैं? प्रोफेशन को हिंदी में वृत्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी का डॉक्टरी का प्रोफेशन है, किसी का वकालत का प्रोफेशन है, किसी का टीचिंग का प्रोफेशन है। तो अलग अलग टाइप का ये प्रोफेशन है। ये क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करता है। ठीक है, ये व्यवसाय का ही रूप है। ठीक है, तो प्रोफेशन या वृत्ति किसे कहते हैं? तो वृत्ति एक प्रकार का विशिष्ट व्यवसाय है, मतलब प्रोफेशन भी व्यवसाय है, लेकिन एक तरह का विशिष्ट है, पार्टिकुलर है कि भाई जो डॉक्टरी का व्यवसाय करे तो वो डॉक्टरी करेगा, उसके लिए उसका नियम कानून वही खुद बनाएगा कि हमको इतना फीस लेना है, हमको ये सजेशन देना है, हमको इतना बजे से इतना बजे बैठना है, किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना है,
किस मरीज को देखना है, किसको नहीं देखना है, सारा रूल वही बनाएगा। जैसे टीचिंग में है, टीचिंग भी एक तरह का प्रोफेशन है। इसमें क्या है, हमको किस बच्चे को पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना है, हम 9th-10th को पढ़ाएंगे कि 6-7 को पढ़ाएंगे कि 11-12 को पढ़ाएंगे कि ग्रेजुएशन को पढ़ाएंगे कि बीएड वालों को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें टीचर के ऊपर होता है डिसाइड। टीचर डिपेंड करता है कि भाई टीचर जैसे हम हैं तो हम कह देंगे कि नहीं भाई हम 9th-10th को कल से नहीं पढ़ाएंगे, हम 11-12 पढ़ाते हैं बस। तो उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, उसका अपना प्रोफेशन है, अपना व्यवसाय है, चाहे तो पढ़ाए चाहे तो ना पढ़ाए। उसकी फ़ीस वो अपने मर्जी से वो कर सकता है कि नहीं हमें फ़ीस 500 रुपये पर स्टूडेंट लेना है कि 700 रुपये लेना है कि 1000 रुपये लेना है, ठीक है। तो वो अपने मर्जी का मालिक है। ये अपने ऊपर टाइम भी डिसाइड कर सकता है कि हम सुबह 7 से 9 पढ़ाएं कि शाम को 7 से 9 पढ़ाएं, ठीक है। तो ये है व्यवसाय। लेकिन जो इन जनरल व्यवसाय है उसका एक सामाजिक टाइम होता है, जो दिन में है 9 बजे खोले, शाम को 8 बजे बंद किए। जो कुछ रेट है उसको MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। तो उसमें वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसलिए इसको प्रोफेशन को एक विशिष्ट तरह का व्यवसाय कह सकते हैं, जो कि कुछ रूल इसमें अलग से इसमें लागू होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसका डेफिनेशन हम पढ़ के एक बार बता दें। वृत्ति प्रोफेशन का, प्रोफेशन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें, अच्छा अगला क्वेश्चन यही है, वृत्ति किस प्रकार का व्यवसाय है, मतलब प्रोफेशन किस प्रकार का व्यवसाय है। तो प्रोफेशन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें स्वायत्तता और स्वनियमन माने खुद का नियम बना के चलना के लक्षण पाए जाते हैं। मैंने उनके लक्षण ये होते हैं, स्वनियमन मतलब खुद का नियम बना के चलते हैं, ठीक है। तो यह व्यवसाय वृत्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए अच्छे शिक्षक, अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो ये गुण अपना लीजिए, चाहे सरकारी में रहे चाहे प्राइवेट में रहे, ठीक है। तो अच्छा शिक्षक बनना है तो ये गुण होना चाहिए। अगर कोई गुण में कमी है तो उस गुण को कोशिश करिए कि वो गुण अपने में अपना लें, ठीक है। क्या क्या है, आदर्शवादी होना है। शिक्षक अगर अच्छा बनना है तो आदर्श अपना होना चाहिए कि भाई हमारा ये आदर्श है, हम इसके जैसे मेरा आदर्श, माने सबका अपना अपना अलग आदर्श हो सकता है कि भाई नहीं अनैतिक चीज़ें नहीं करना है जिससे समाज में बुरा इफेक्ट पड़े, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्शवादी पहनावा भी आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब ऐसा पहनावा पहन ले जो कि आजकल जो गाने नाचने वाले पहनते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपका रेपुटेशन डाउन होगा, ठीक है। जैसे फटा हुआ जो जीन्स आजकल लोग पहन रहे हैं, एक शिक्षक भी पहन के चले तो फिर उसका जो स्टूडेंट के नज़र में उसका इमेज कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अच्छे शिक्षक के गुण में ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पहनावा है एक सिंपल रहे, लगे कि हाँ एक शिक्षक है, आदर्शवादी हो, ठीक है। उसमें ऐसा ना लगे कि ये तो शिक्षक कम और हीरो ज़्यादा लगे। मतलब हीरो का इन द सेंस मतलब जो नाचने गाने वाले हैं इस टाइप का कि एकदम बड़ा बड़ा बाल रख लिए, जुल्फी रख लिए, हिला रहे हैं, ऐसे इस टाइप का कर रखने के लिए कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शिक्षक का इमेज डाउन होगा। कुछ भी होगा तो लोग कहेंगे देखो अरे तो इसी में रहता है, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेज आपको, शिक्षा का सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उसका इमेज बना रहे। पढ़ाने लिखाने में थोड़ा डाउन भी रहे तो चलेगा, लेकिन इमेज आदर्शवादी मतलब उसके बातों का प्रभाव पड़े दूसरे पे, वो अच्छा शिक्षक बन सकता है। कम ही चीज़ पढ़ाए लेकिन उसके बातों को बच्चे ध्यान से सुने, प्रभावशाली तरीके से बोले, तो अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा ज्ञानी हो लेकिन ज्ञानी के नाम पर ऐसा हो कि उसके साथ ज्ञान के अलावा कुछ ना हो, तो उस शिक्षक का उतना प्रभाव नहीं रहेगा समाज में, ठीक है। तीसरा है बातचीत करने का समुचित ढंग। सबसे मतलब बेहतरीन चीज़ है कि बातचीत करने आना चाहिए। बातचीत करने का मतलब किसी भी छात्र को, जैसे कोई भी छात्र पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको डांट दिए, मार दिए। बातचीत करने का, उसको बातचीत करके ऐसा चीज़ से करें कि उन्हें ऐसे समझाएं, या उसके पेरेंट भी आते हैं तो उनको ऐसे बात करने लगे कि हाँ सही सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो बातचीत करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीके से एक ढंग आना चाहिए। रफ बातचीत नहीं करें जिससे किसी को बुरा लगे, हमेशा शालीनता से शांति से बात करें, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका मतलब अच्छे टीचर का एक गुण बढ़ जाएगा और आप एक प्रभावशाली शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अगला है नैतिकता का पालन करने वाला। नैतिकता का पालन करें तो बच्चों को जैसे बताते हैं कि चोरी मत करो, लेकिन क्या खुद पता चला चोरी कर रहे, अगले दिन अखबार में नाम रहे कि आज फलाने शिक्षक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता जो चीज़ बच्चों को हम बता रहे हैं वो चीज़ खुद को भी पालन करना है, ठीक है। यानी कि कोई नहीं देख रहा है तो हम कुछ कर रहे हैं और अगले दिन बच्चे क्लास में जाके बच्चों को बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नैतिकता का खुद भी पालन करना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती हैं, आप कोई देखे या ना देखे उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे समाज में एक इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगला है
आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। सत्यभाषी, सत्य बोलने वाला हो, ठीक है। बच्चों को बता रहे हैं कि सत्य बोलें तो खुद भी सत्य बोलना चाहिए। मितभाषी, मीठा बोले, झूठ ना बोले। छात्र छात्राओं का हितैषी और उनका स्टूडेंट्स का हितैषी बन के रहना, मैंने उनको लगे कि हाँ सर है तो फिर कोई डर ही नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ है, मतलब उनको लगे कि हाँ है सर है तो अपना सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है, हितैषी बने। कोई भी चीज़, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आपसे आके खुल के बोले कि सर ये दिक्कत है, ऐसे है, किसी टाइप का प्रॉब्लम, पढ़ने लिखने के अलावा भी कोई भी टाइप का हो। तो हितैषी रहेंगे तभी बोलेगा। खड़ूस रहेंगे तो फिर पढ़ने के टाइम भी कुछ मजबूरी बस क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो वो भी नहीं पूछेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपना बच्चों को हितैषी बना कर रखिए। आप भी हितैषी बनाएंगे तो खुद अपने आप आपका वो फ्रेंड भी बन के रहेगा इस हिसाब से, ठीक है। तो हितैषी बनने से ही फ़ायदा है कि वो अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर करेगा और आप उसको उसका सॉल्यूशन दे सकेंगे, ठीक है। अगला है सामाजिक क्रिया में भाग लेने वाला। और शिक्षक का एक ये भी गुण है कि जो भी सामाजिक क्रिया हो उसमें भाग लें। यानी कि अपने स्कूल गए, पढ़ाई, घर पे आए, फिर स्कूल गए, समाज से भी जुड़े रहना है। समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है, या स्कूल में भी कोई भी गतिविधि हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है और बच्चों से भी पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। अगला है कल्याणकारी भावना वाला, और ऐसा हो कि कल्याणकारी भावना हो उसमें, जिससे सबका कल्याण हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में यही सब है, शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए, क्या क्या महत्व होने चाहिए, क्या क्या हो सकता है। मैं पूरा शिक्षक के बारे में ही मैंने ये अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लें और वो गुण अपने आप में अपने अंदर ले लें तो कोई आपको प्रभावशाली टीचर बनने से नहीं रोक सकता। आपका एक प्रभाव रहेगा। सब्जेक्ट की नॉलेज छोड़ दीजिए, जो भी है सब्जेक्ट का नॉलेज कम हो या ज़्यादा हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक अपना प्रभाव भी अलग मैटर होता है, ठीक है। जिसके उपस्थिति मात्र से ही बच्चे, देखने से ही मतलब उपस्थिति मात्र से ही बच्चे एकदम कक्षा की सारी शोरगुल शांत हो जाए, वो होता है प्रभाव, ठीक है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनके रहने नहीं रहने का पता ही नहीं चलता क्लास में, बच्चे अपना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं केवल वो इंटर किए नहीं क्लास में, जैसे इन किए पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, तो वो उसका प्रभाव है। तो प्रभाव ऐसा होना चाहिए ताकि लोग इज्जत करें। ये नहीं कि एकदम माइक लेके चिल्ला रहे हैं, अरे शांत हो जाओ, पता चला कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ठीक है। छड़ी के डर से तो कोई भी शांत करा सकता है, एक पुलिस वाला भी छड़ी के डर पे तो भीड़ को भगा देता है। लेकिन प्रभाव ऐसा चीज़ है कि जिसके उपस्थिति मात्र से सारा काम आसानी से हो जाता है, तो ऐसा प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे शिक्षक या अच्छे नेता का गुण है, ठीक है। लीडरशिप गुण होना चाहिए शिक्षक में, क्योंकि बच्चे को भी लीड करना है। बच्चों का लीडर कौन होगा? शिक्षक। शिक्षक ही बताता है कि भाई ऐसे करना वैसे करना। बच्चे आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। टीचर बोल दिया कि ये सवाल गलत है और ये जो हम बताएं वो मेथड सही है, तो बच्चे आंख बंद करके, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता क्यों मेरा गलत है, क्यों, वो विश्वास करता है इतना। तो आपको भी उस विश्वास का विश्वासघात नहीं करना है। हमेशा कोशिश करिए कि सही चीज़ें बताएं। कहीं भी आपको अगर आपको डाउट लगे कि हो सकता है हम गलत बता रहे हो तो बताना रोक दीजिए, बोल दीजिए हम कल बताएंगे, लेकिन गलत चीज़ें बताएं। एक बार गलत बताने का मतलब आपका छवि, आपका साख खराब हो जाएगा बच्चों के सामने। और छवि अगर खराब हो गई, साख अगर एक बार खराब हो गया तो फिर ये बनते नहीं बनता है। ये सब चीज़ें बनने में टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में चुटकियों में बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। आप लोग भी अपना लीजिए, अपना लेंगे तो हो सकता है कल के डेट में सरकारी नौकरी लग जाए, तो हो सकता है आप सोचे कि अरे फिर, हमेशा आप पॉजिटिव लेके चलिए। सरकारी में भी है तो वहाँ भी आपकी साख होनी चाहिए, वहाँ भी आपकी इज्जत होनी चाहिए। नहीं कि सरकारी होगा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाए, कोई स्टूडेंट आके इनको, ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकारी हो या प्राइवेट, एक अपनी साख है तो होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब खुद का इज्जत खुद ही करेंगे तभी दूसरा कोई करेगा, ठीक है। तो अपना एक साख बना के चलें, एक प्रभाव बना के चलें, हमेशा आपके फ़ायदेमंद, आपके हित के लिए होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आदर्श शिक्षक की क्या क्या संकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट है, मतलब आदर्श शिक्षक का क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे चला जाए तो आदर्श शिक्षक बन सकते हैं, आइडियल टीचर किस कॉन्सेप्ट पे चला जाए। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट है लक्ष्य परक। पहला कॉन्सेप्ट है लक्ष्य परक, मतलब जो शिक्षा से संबंधित एवं अध्यापन से संबंधित, लक्ष्य परक का मतलब जो शिक्षा से संबंधित एवं अध्यापन से संबंधित है। मतलब जो जैसे लक्ष्य बता दिया कि भाई एक सप्ताह में हमको ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो उसको आपको ख़त्म करना है, मतलब उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है कि आपका उस सप्ताह में ख़त्म हो जाए। मतलब आपका लक्ष्य एक डिसाइड होना चाहिए कि बच्चों को हमको हाफ ईयरली तक में हाफ ईयरली का पूरा पोर्शन ख़त्म करना है, तो ख़त्म करना है, चाहे जैसे भी एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े तो लीजिए, ख़त्म करना है। लक्ष्य परक होना है, तब जाके आप आदर्श, ये नहीं कि अपनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम कल आ गया, पता चला हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, तो एक आदर्श शिक्षा का गुण नहीं है, ठीक है। तो
लक्ष्य परक होना चाहिए, उनके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उसको लक्ष्य को पूरा करना चाहिए विद इन द टाइम। ठीक है। दूसरा है दक्षता परक, मतलब दक्षता भी होना चाहिए, जो छात्रों को अपने विषय में दक्षता प्रदान कर दे, मतलब जितनी दक्षता आपके पास है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया दक्षता परक। अगला है कार्यपरक क्रियाएं। कार्यपरक मीन्स विद्यालय संबंधी नीति निर्माण में सहयोग, मतलब जो भी नीति निर्माण हो रहा है विद्यालय में, जो भी कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ाने का काम है तो पढ़ाना ही करेंगे। इस विद्यालय में पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, ये नाटक संस्कृति वगैरह करना, जैसे ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे होता है, 2 अक्टूबर पे होता है, ये सब तमाम एक्टिविटी होती हैं। तो उन सब में भी आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो बस मैथ पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए भावना। वो पूरे एक्टिविटी में भाग ले और बच्चों से भी भाग ले, मतलब बच्चों को भी प्रेरित करे कि वो लोग भी एक्टिव होकर भाग लें। कोई भी नाटक करना है, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी या किसी तरह की एक्टिविटी करना है तो सब टीचर को गाइड करना चाहिए, बच्चे को करना चाहिए, इस टाइप का शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो विद्यालय से जो भी नीति निर्देशक हो सारा काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक अच्छे टीचर का मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आप अच्छा टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षक में संप्रेषण का गुण कैसा होना चाहिए। संप्रेषण देखिए पूरा चैप्टर एक है संप्रेषण, हम पढ़ा चुके हैं। मेरा वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में जाके संप्रेषण टॉपिक ढूंढ के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, एक एक चीज़ क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखकर उसमें मतलब पूरा एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए टीचर में, तो टीचर का ऐसा संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण का मतलब होता है बात विचार, हम कैसा बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसका नाम है कम्युनिकेशन। जैसे आप कैसा बोल रहे हैं फिर हम कैसा बोल रहे हैं फिर आप कैसा, इन दोनों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो ताकि आप अपने बातों से सामने वाले को प्रभावित कर दें, उसको माना जाता है कि अच्छा संप्रेषण करने वाला है। तो शिक्षक को भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपनी बातों को सामने वाले मतलब स्टूडेंट को अपनी चीज़ों को समझा दें और वो लोग अच्छे से समझ जाएं, ये होता है। तो अच्छे शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, संप्रेषण का गुण अच्छा होना चाहिए। अच्छा अध्यापक वही है जो ज्ञान या जानकारी अपने छात्रों को बेहतर ढंग से संप्रेषित करे, बेहतर से बेहतर ढंग से बता दे। ठीक है, तो होता है अच्छा टीचर। ठीक है, अच्छा शिक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षक के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। देखिए शिक्षक के क्या क्या ऐसे गुण हैं जो आवश्यक हैं, मतलब ये सब गुण नितांत आवश्यक हैं। क्या होना चाहिए, पहला विषय वस्तु की मास्टरी, मतलब जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए। मतलब बच्चा कहीं से भी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है उस विषय में, तो आपको उसको बताना है, मास्टरी होना चाहिए। दूसरा है प्रेरणा, ऐसा मतलब प्रेरणा देने लायक बच्चे या कोई भी आपकी प्रेरणा दे कि देखिए फलाना टीचर ऐसे हैं, मतलब कुछ भी आप में कमी न रहे, आपको लोग प्रेरणा की तरह लें। ठीक है, प्रेरणादायक। अगला है अध्यापन के प्रति समर्पण, मतलब पढ़ाने के लिए समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम टू टाइम पढ़ाए बाकी टाइम में किसी और काम में बिजी हो गए, नहीं, पढ़ाने के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो भी पीरियड है जितना देर है पढ़ाएं, पूरे मन से पढ़ाएं। ये नहीं कि केवल टाइम पास करें, देखते रहें घड़ी, हमेशा देखते रहें कितना बजा ऐसे करके टाइम खत्म हुआ निकल गया, ऐसा नहीं, समर्पण होना चाहिए पढ़ाने के लिए। अगला है सहयोग, अगला पॉइंट सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी छात्र अगर किसी टाइप का कोई सहयोग मांग रहा है तो आपको देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिख रहा है, किसी का अचानक से पेन खत्म हो गया, स्याही उसका खत्म हो गया, किसी ने पूछा कि सर हमारा पेन खत्म हो गया, स्याही आपके पास है, पेन दे दीजिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इससे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे छात्रों को सहयोग किए। किसी के पास फीस देने को पैसा नहीं होता था, शिक्षक फीस भर देते थे। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत से ऐसे बड़े लोग बने हैं जो अपने जीवनी बताते हैं कि हमारे फीस को शिक्षक भरा करते थे, या हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं व्यवस्था होता था तो हम शिक्षक के पास अलग से जाके पढ़ते थे, स्कूल में नहीं जाते। मतलब ऐसे बहुत सारी है, आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसके बाद खुश मिजाजी, मतलब खुश होना चाहिए, नहीं कि एकदम ऐसे शिक्षक है तो एकदम सीरियस रहें, खड़ूस रहें ना, एकदम नॉर्मल रहें, खुश रहें, बच्चों के साथ घुल मिल के रहें, खुल मिल के बात करें। ठीक। अगला है अनुशासन, अनुशासित होना चाहिए। सबसे शिक्षक का सबसे बड़ा गुण अनुशासन, ताकि अनुशासित रहेगा शिक्षक तभी बच्चे होंगे अनुशासित। मैंने अनुशासन बच्चे को सिखाना है तो खुद को भी अनुशासित रहना होगा। ठीक है, अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन रहने से काफ़ी काम आसान हो जाता है। ठीक है, काफ़ी काम आप आसानी से कर सकते हैं। खुद अनुशासित रहेंगे तभी जाके बच्चों को अनुशासित सिखा पाएंगे। ठीक है,
अगला पॉइंट है व्यक्तिगत समय में छात्रों की मदद करना। मतलब अगर आपका कोई पीरियड के अलावा कोई पर्सनल टाइम है, मतलब पर्सनल टाइम का मतलब स्कूल टाइम के अलावा जो शिक्षण का टाइम है उसके अलावा उस टाइम अगर कोई बच्चा कुछ भी पूछता है तो उस टाइम उसको आप बता सकते हैं, सहयोग करें, मदद करें। ये नहीं कि चाहे अगले दिन आना, ऐसे नहीं, ठीक। व्यक्तिगत समय में उनका मदद करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, शिक्षक में कौशलता के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए कौशलता, स्किल के कौन कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए, ठीक है। कौशलता का पहला उत्प्लावन गुण, अभी सब इसका डिटेल बताएंगे, नीचे है सब डिटेल इसी पीडीएफ में। उत्प्लावन गुण, दूसरों के हित के लिए तैयार रहना, सहयोगात्मक व्यवहार, संवेगात्मक स्थिरता, नैतिकतापूर्ण, बुद्धिमत्ता, न्याय, उद्देश्यपूर्ण, ये सब चीज़ उनके अंदर होना चाहिए कौशलात्मक गुण के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा 2-3 पॉइंट और है। सत्यनिष्ठा, साधन संपन्न और स्कॉलिस्टिक दक्षताएं। अब देखिए अब एक एक चीज़ों को हम डिटेल में बता रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावन गुण का क्या मतलब है। ठीक है, उत्प्लावन गुण का मतलब है वार्तालाप में निपुण, ठीक है, जो बात करने में संप्रेषण अच्छा हो। प्रसन्नता, हमेशा खुश रहें, ठीक। प्रवाह करने वाला, मतलब एक दूसरे का प्रवाह करे, मतलब आप लोग केयर करने वाला, ठीक है। कोई चीज़ एक दूसरे को केयर करते हैं ना, तो उस टाइप के आपको केयर करने वाला होना चाहिए। प्रवाह करे कि अरे भाई बच्चे को कल हम सुबह 6 बजे बुलाए हैं, पता चला खुद ही नहीं गए, बच्चे आके घूम रहे होंगे, तो परवाह होना चाहिए कि नहीं भाई बच्चे को बुलाए हैं, अगर भाई एक प्रोग्राम कैंसिल है तो हम जाकर उनको पहले सूचना दे दें कि नहीं कल नहीं आना है। तो एक दूसरे का केयर करने वाला होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सजगता, सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आदर्शवादी, ठीक। अगला है संवेगात्मक स्थिरता का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है संवेगात्मक स्थिरता का क्या मतलब है। देखिए जीवन की समस्याओं की वास्तविकता को समझना। संवेगात्मक स्थिरता मतलब जीवन की जो भी समस्या, ऐसा नहीं पढ़ाने के लिखाने के अलावा भी और भी बहुत सारी समस्या होती हैं, उनके वास्तविकता को समझना और समझाना, ठीक। शांत एवं आत्मविश्वासी, एकदम शांत रहें और कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वास रहें, अपने आप पे विश्वास रखें और ये चीज़ उनको बताना है। और आत्मनियंत्रित, और अपने आप पे नियंत्रित रखें। यानी एक बच्चा कोई गलती किया तो लेकर रौंद दिए उसको, नहीं, नियंत्रित रखिए, पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्या बात है, क्यों ऐसा किया, उनको प्यार से बताइए, ठीक। अगला पॉइंट है स्कॉलिस्टिक दक्षताओं का क्या मतलब है। कि स्कॉलिस्टिक दक्षता का मतलब देखिए उच्च शैक्षिक अभियोग्य होना चाहिए, मतलब उनका शिक्षण जो है, जैसे हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा होना, तभी तो आप उस क्लास में पढ़ा पाएंगे। पता चला खुद ही को नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। तो उच्च शैक्षिक अभियोग्यता होना चाहिए। दूसरा है उच्च स्तरीय विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान जो है ना हाई लेवल का होना चाहिए, जिस लेवल को पढ़ा रहे हैं बच्चे को उस लेवल से ज़्यादा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है कई विषयों के बारे में अच्छी जानकारी, तब जिस विषय के आप शिक्षक हैं उस विषय के अलावा और भी दूसरे विषयों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि और विषय के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो, ठीक है। तो जो आप जिस मतलब सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसके, जैसे आप मैथ के टीचर हैं तो आपको साइंस, थोड़ा बहुत आर्ट, थोड़ा बहुत सोशल साइंस, ये सब चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। अगला कई विषय के बारे में अच्छी जानकारी, ठीक है, हो गया। उच्च मौखिक अभियोगिता मतलब मुँह से बोलने वाली क्षमता जो है ना अच्छा होना चाहिए। यानी कि बोलते बोलते थक गए, एनर्जी खत्म हो गए, बोलने में मतलब एनर्जी भी होना चाहिए और योग्यता भी अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा बोलें, ठीक है। इसके बाद है विस्तृत पठन पाठन, और उनका पठन पाठन जो है विस्तृत होना चाहिए। तो ये सब ज़्यादा चाहिए, मतलब जो चीज़ पढ़ा रहे बच्चों को उससे ज़्यादा होना चाहिए, बस ये आप दिमाग में रखिए। उसी का मतलब है स्कॉलिस्टिक दक्षता है। स्कॉलिस्टिक दक्षता मतलब जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस बच्चों के लेवल के हिसाब से अपने पास, शिक्षक के पास, उससे हर चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गुण के आधार पर शिक्षक का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। गुण के आधार पर शिक्षक का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब शिक्षक का कैसा कैसा गुण है उसके आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया। तो देखिए पहला प्रकार है प्रथम स्तर का शिक्षक, ठीक है। शिक्षक के वर्गीकरण में पहले है प्रथम स्तर का शिक्षक। कौन आएगा प्रथम स्तर के शिक्षक में, जिसके पास विषय वस्तु का अधिकतम ज्ञान हो, समुचित शैक्षणिक योग्यता हो और मनोविज्ञान हो। ये तीनों चीज़ अगर है तो उसको हम प्रथम स्तर का शिक्षक मान लेंगे कि हाँ ये प्रथम स्तर का शिक्षक है। अब देखते हैं द्वितीय स्तर का शिक्षक क्या होता है। द्वितीय स्तर का शिक्षक छात्रों की रुचियों को देखते हुए अध्यापन, मतलब जो छात्रों की रुचि है उसके हिसाब से अध्यापन करे, उदाहरण सहित अध्यापन, और हर बात में उदाहरण दे, जहाँ पे जरूरत हो जैसा उदाहरण वैसा उदाहरण दे,
और प्रभावशाली व्यक्तित्व, और उनका व्यक्तित्व जो है ना प्रभावशाली हो। ठीक है, तो ये जो है ना द्वितीय स्तर का शिक्षक हो गया। ये देखते हैं तृतीय स्तर का शिक्षक क्या होता है, थर्ड लेवल। मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता, मतलब पढ़ाने के अलावा जो पढ़ाया वो तो सही है, इसके अलावा मार्गदर्शक भी हो। ठीक, और परामर्शदाता, अच्छे से परामर्श दे के, कोई बच्चा पूछे सर हम इसके बाद साइंस लेके आर्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें 11वीं में, तो उसको उसी हिसाब से, बच्चे के हिसाब से ही उसको परामर्श देना है। ये नहीं कि हम आर्ट्स से पढ़े हैं तो सबको आर्ट्स से, नहीं आर्ट ले लो, या हम साइंस से पढ़े तो सबको बोले नहीं साइंस से ले लो। है उस बच्चे का बैकग्राउंड देखते हुए आप बताइए ये बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा था, किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उस हिसाब से आप आकलन करके बताइए, उस हिसाब से मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। ठीक है, और उत्तम संस्कृति एवं संस्कारी प्रभाव, मतलब प्रवृत्ति अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए शिक्षक को, तो यह तृतीय स्तर का शिक्षक। ठीक है, अगला देखते हैं अध्यापक की आवश्यक दक्षता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए आवश्यक दक्षता, निपुणता किस किस में होना चाहिए, तो संज्ञानात्मक दक्षता, प्रभावी दक्षता और मनोवैज्ञानिक गतिक दक्षता है, ये तीनों होना चाहिए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बालकों का संज्ञानात्मक विकास के बारे में किस दार्शनिक में, मतलब बालकों का संज्ञानात्मक विकास, जहाँ भी आ गया संज्ञानात्मक विकास तुरंत वहाँ पे प्याजे का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो बालकों का संज्ञानात्मक विकास किस दार्शनिक ने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया, प्याजे साहब ने बताया। ठीक है, नाम भी याद करना आसान है, प्याजे, प्याज खाते हैं आप लोग, तो उन्हीं से रिलेटेड है, तो नाम बहुत आसान है, बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छा इनका योगदान भी है, तो प्याजे के नाम से। ठीक है, तो बालकों का संज्ञानात्मक विकास, प्याजे एवं उनके सहयोगी बारबेल एंड हिंडनर। ठीक है, प्याजे का नाम याद कर लीजिए, बहुत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बालक के 0 से 2 वर्ष के आयु काल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं संवेगात्मक काल। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट, नाम है संवेगात्मक काल। ठीक है, 0 से 2 साल के बच्चे को। फिर 2 से 11 साल के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक के 2 से 11 वर्ष के आयु काल को किस नाम से जाना जाता है, मतलब 2 से 11 साल के जो बच्चा हो गया उस आयु काल को क्या बोलेंगे, तो संप्रत्यात्मक चिंता की तैयारी करने का काल। ठीक है, मतलब उसको आप बोल सकते हैं संप्रत्यात्मक ये टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब उसकी चिंता, संप्रत्यात्मक चिंता की तैयारी का काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा टर्म आएगा। ठीक है, इसलिए हम इंग्लिश लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम इंग्लिश इसका नहीं लिखे। क्वेश्चन 17 है, बालक के 11 से 12 वर्ष के बाद, मानी 11-12 वर्ष के बाद जो काल है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो है ज्ञानात्मक चिंतन। ठीक है, ये ज्ञानात्मक चिंतन से। और देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावी दक्षता के संदर्भ में अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए, अध्यापक का गुण प्रभावी दक्षता के संदर्भ में। ठीक है, मतलब प्रभावी, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, इसके लिए क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार वाला होना चाहिए, कार्य में दक्ष होना चाहिए और संसाधन युक्त होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दे लीजिए क्या क्या है फिर से, विश्वसनीय, ऊर्जावान, ईमानदार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, कार्य करने में दक्ष और संसाधन युक्त होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, शिक्षण व्यवसाय के नैतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए। देखिए अब जो व्यवसाय है शिक्षण का, उसका नैतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय है, हर व्यवसाय में लोग चाहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कोई भी व्यवसाय हो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो, फायदा ज़्यादा हो। शिक्षण में तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है और फायदा ही फायदा है। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ नैतिक सिद्धांत है, क्या होना चाहिए नैतिक सिद्धांत। देखिए पहला नैतिक सिद्धांत है, बालकों में बौद्धिक एवं चरित्र का निर्माण। मतलब ये नहीं कि आप पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पैसा दिया, उसके बाद बालक चाहे कैसे भी कर रहा हो उसको आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पैसा ले रहे हैं, व्यवसायिक रूप में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के रूप में बौद्धिक एवं चरित्र का अच्छा निर्माण हो, अच्छा चरित्रवान बच्चा बने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पैसे को ध्यान नहीं रखना है। व्यवसाय है तो लोग पैसे का ही ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट खरीदा, आपका मान लीजिए किराना का दुकान है, कोई आया पैसा दिया और बिस्किट खरीदा, उस बिस्किट को लेके किसी ने जाके कुत्ते को खिला दिया या हो सकता है ऐसे फेंक दिया है, तो उसमें आपको उसमें कुछ बोलने का हक नहीं बनता कि भाई ये हमारे यहाँ से खरीदे बिस्किट और क्यों कुत्ते को खिला दिए, कि क्यों उधर फेंक दिए, क्यों दान कर दिए, क्यों नहीं खुद ही खाए। इसमें आपको बोलने का हक नहीं बनता, क्योंकि आपका पैसा मिला, काम खत्म। उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या किया आपको उससे नहीं मतलब है, उससे मतलब नहीं है। बट शिक्षण में आपके यहाँ बच्चा पढ़ने आता है,
अगर पढ़ने के अलावा वहाँ पे आपको पता चला कि नहीं ये पढ़ने के अलावा यहाँ बच्चों का पेन पेंसिल भी चुरा लेता है या किसी का पैसा चुरा लेता है, तो आपको तुरंत वहाँ एक्शन लेना है। कि ऐसा नहीं कि बच्चा आपको पैसा दे रहा है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, वहाँ पे तुरंत आपको एक्शन लेना है कि भाई तुम यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी किए तो हम तुमको भगा देंगे। ठीक है, तो एक अच्छे टीचर का मतलब ये नैतिक सिद्धांत है कि बच्चे का वहाँ चरित्र का निर्माण भी करना है। ये नहीं कि आप पैसा लिए और मैथ पढ़ने आए तो मैथ पढ़ा दिए, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है उसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, उसको ध्यान रखना है। अगर नहीं मानता है तो उसके पेरेंट को बताना है, पूरी जिम्मेदारी बनती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह ये नैतिक सिद्धांत बन रहा है। चाहे आप कमर्शियली पढ़ा रहे हैं, पैसा मिल गया, आपको पढ़ाना है, बच्चा क्या कर रहा है इससे आपको मतलब जरूर रखना है। दुकान में क्या था, वो हमको पैसा दिया, हम उसको सामान दिए, काम खत्म। यहाँ पैसा दिया, हम उसको पढ़ा दिए, इसके अलावा उसके और भी ध्यान रखना है कि बच्चे का चरित्र कैसा हो रहा है। ठीक है, बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है कि नहीं, तुरंत उसके गार्जियन को ये सूचना देना है कि हाँ बच्चे को 2 बार 3 बार से ऐसे बोल रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहा है, फिर भी यहाँ से पेन पेंसिल बच्चों का चोरी कर रहा है या किसी टाइप का कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो ये नैतिक सिद्धांत है। अगला है, स्वयं को उन नियमों एवं आदर्शों में स्थापित करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को अपना आदर्श में, मतलब जो चीज़ हम बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो वो चीज़ खुद भी पालन करना है। जैसे हम बताएं बच्चों को कि चोरी नहीं करना चाहिए, पता चला हम ही कुछ चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो फिर बच्चे देखेंगे अरे तो सर भी तो चोरी करते हैं। तो ऐसा जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ खुद पे भी लागू होना चाहिए। ठीक है, अगला है, शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना। और दूसरा चीज़ ये भी है कि नहीं कि हम ज़्यादा फेमस है तो ज़्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो बस हम केवल पैसा लिए जाएँ और कुछ भी आधा घंटा 45 मिनट बता के छोड़ दें, नहीं, गुणवत्ता ध्यान रखना है। जो चीज़ हमारे में अंदर है क्वालिटी, वो क्वालिटी पूरा मेंटेन करके पढ़ाना है। क्वालिटी में अगर कमी हो रही है तो ये नैतिक सिद्धांत के दायरे में आ जाएगा कि भाई आप उसको नैतिक सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करना है, जितने उच्च क्वालिटी में जितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतने ही को पढ़ाइए। यानी कि लाख मतलब एक बैच में 30 बच्चों की जगह है, पता चला 60 बच्चों को बैठा लिए, बच्चे समझ में आए ना बना, ऐसे पैसा लिए और उसको भगा दिया, ऐसे नहीं करना है, क्वालिटी मेंटेन रखना है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना उनका लक्ष्य होना चाहिए। और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, मैंने पढ़ने के अलावा और भी सारे चीज़ों में विकास होना चाहिए। 2-4 लोगों के सामने बोलना है तो कैसे बोले, ये भी उनके अंदर सिखाना है। किसी के सामने गलती हो गया तो सॉरी कैसे बोले, किसी को अगर डांटना है तो कैसे, मैंने सारा चीज़ को बताना है ताकि कोई उसका अगर शोषण करे तो उसको भी विरोध कर सके। ये सारा चीज़ को बताना है पढ़ाई के अलावा। मैंने शिक्षक का ये नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिक आदर्श है, ये नैतिक सिद्धांत भी है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन 20। शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। देखिए क्या क्या जिम्मेदारी शिक्षक का है। पहला जिम्मेदारी विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायी, मतलब विद्यार्थी अच्छे बने उनके लिए पूरा जिम्मेदार शिक्षक होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व, समाज एवं समुदाय के प्रति भी उत्तरदायित्व होना है। ठीक है, समाज में अच्छा उत्तरदायित्व है, समुदाय में। ठीक है, क्वेश्चन 21, अध्यापक शिक्षा का क्या क्या महत्व एवं आवश्यकताएं हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या महत्व है शिक्षा का। शिक्षण कार्य को अत्यधिक रोचक बनाना, मतलब अध्यापक का शिक्षा के लिए क्या क्या महत्व एवं आवश्यकता है। तो अध्यापक मतलब शिक्षक, तो शिक्षक कार्य को अत्यधिक रोचक बनाता है। ठीक है, कोई भी कार्य है अगर तो अच्छे रोचक तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चों को पढ़ने में मन लगे, अच्छे से पढ़े, अरे हाँ ऐसे, अरे मतलब उनको अंदर से जागृत हो, अच्छा ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से पढ़ाना है। ठीक, हमेशा उनके अंदर रोचकता बनी रहे ताकि उनके दिमाग खुला रहे। रोचक रहने से दिमाग ऐसे खुला रहता है, ऐसे पूरा दिमाग, कान, नाक, मुंह सब खुला रहता है। ठीक है, तो रोचकता तरीके से बताएं। दूसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ऐसा नहीं लगता वो गलती कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि सर नहीं देख रहे हैं, लेकिन सर तो सब देख रहे हैं क्योंकि सर तो हर स्टेज से जा चुके हैं। तो उस सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के मारने लगे, मान लेना चाहिए कि भाई बच्चे हैं, वैसे सब बच्चे करते हैं, तो उनको उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे ज़्यादातर देखेंगे पढ़ने के नाम पे उनको प्यास लगेगा तुरंत पानी पीने जाएंगे, या तो वो सब चीज़ों को भी समझना चाहिए कि बच्चा यहाँ जानबूझ के, प्यास तो लगा नहीं लेकिन जानबूझ के यहाँ से पढ़ने के नाम पे भागना चाह रहा है, तो उसको समझना चाहिए। ठीक है, जाओ पानी पी के 2 मिनट में आ जाओ, तो या ऐसे बोल दो कि ठीक है ये काम पूरा कर लो फिर जाना। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको प्यार से हैंडल करना है। अगला है अध्यापक में स्वयं में विभिन्न गुणों का विकास होना चाहिए, खुद में भी विभिन्न टाइप का गुण होना चाहिए। ठीक, अगला है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का ज्ञान, कैसे सीखते हैं और कैसे सिखाते हैं, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक है तो आपको हमेशा सीखने का गुण भी रहना है,
यानी कि सिलेबस डेली अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको उस चीज़ों को सीखना है और उसी हिसाब से बच्चों को सिखाना भी है। यानी कि जो हम पढ़ लिए हैं 20 साल पहले, वही चीज़ आज भी बच्चों को सिखाए तो बच्चा 20 साल पीछे चला जाएगा। आज की जो चीज़ें हैं उससे अपडेट होके सीखना है खुद और बच्चों को सिखाना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, अध्यापक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर कितने प्रकार की होती है? चाहिए 21 हो गया था, हाँ 21 हो गया, 22। अध्यापक शिक्षा जो है माध्यमिक स्तर पर कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, सेवा पूर्व शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षा। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ये देखिए 23, प्रारंभिक बाल्यावस्था हेतु प्रायोगिक पाठ्यक्रम क्या क्या है? मतलब बाल्यावस्था में, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उसके लिए पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए? देखिए मतलब छोटे बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, तो उनके में देखे होंगे ज़्यादातर चित्रकला, पेंटिंग, संगीत, सृजनात्मक, क्रियात्मक, कहानी, कथा, नृत्य, नाटक, खेलकूद, शारीरिक लाभ, इस तरह की चीज़ों का होना चाहिए। छोटे बच्चों का आप देखे भी होंगे बुक, उसमें ज़्यादातर पेंटिंग रहता है, कलर पेन से लिखना रहता है, सृजनात्मक, क्रियाकलाप, कहानी, कथा, नाटक, चित्र बनाना, यही सब रहता है। ठीक है, और उसी चीज़ में बच्चों को मन भी लगता है, उसी से उनको पढ़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए सुझाव आ गया 24, अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग के क्या क्या सुझाव हैं? कोठारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग था, उन्होंने सुझाव दिया था कि अध्यापक शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। देखिए क्या क्या है। अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार करना, मतलब अध्यापक का जो शिक्षा स्तर है उसमें सुधार करना, जो पहले था उससे थोड़ा सा सुधार कर देना है। और कोठारी आयोग का ये सुझाव है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट। नए प्राध्यापकों का प्रोत्साहन, जो नए शिक्षक आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट, प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर में सुधार, और प्रशिक्षण संस्था जो है उनका स्तर में भी सुधार करना है। फिर अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, जो अध्यापक स्तर का शिक्षा है उसको ऊंचा उठाना। ठीक, विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना, जैसे मान लीजिए पहले क्या है, दूर दूर तक विद्यालय था, एक विद्यालय यहाँ दूसरा बहुत दूर है, तो दोनों के बीच में एक ऐसी जगह पर स्कूल कॉलेज खोलना ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर दूर तक जाना न पड़े। ठीक है, प्री प्राइमरी, अगला पॉइंट है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन में वृद्धि करना। जो प्री प्राइमरी है या प्राइमरी के टीचर हैं उनके जो शैक्षणिक योग्यता है उनका वृद्धि करना और उनके वेतन को भी बढ़ाना, ये उनका कोठारी आयोग का सुझाव था। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये तीनों लिंक है, अपना यूट्यूब का लिंक है, फिर टेलीग्राम का लिंक है, फिर फेसबुक पेज का लिंक है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल PDF चाहिए तो आप मेरे स्टडी ये टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।